नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल गांधी के बड़े आरोपों की, रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की, जानेंगे संसद में आज किस मुद्दे पर हुआ सरकार और विपक्ष में टकराव, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंसता जा रहा है चुनाव आयोग, देखेंगे किस मामले में मिली आरजेडी चीफ लालू यादव को राहत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को किया आगाह, कहा देश भर में एसआईआर से जुड़े घटनाओं में जितने लोगों की गई जान उनमें सबसे ज्यादा हिंदू, बीजेपी वही डाल काट रही जिस पर बैठी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर बीएलओज ने किया प्रदर्शन, एसआईआर के खिलाफ जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की अहम बैठक, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी के साथ बिल पर की चर्चा, विपक्ष इस बिल का कर रहा है विरोध। और शेयर बाजार में तेजी, 158 अंकों की बढ़त के साथ 85,265 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 47 अंकों की बढ़त के साथ 26,033 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं। उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसे लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि विपक्ष के नेता को रूसी राष्ट्रपति से मिलने से रोका जा रहा है। राहुल ने कहा कि आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह की सरकारों के दौरान होता था। ये एक परंपरा रही है, लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूँ तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन से न मिलने की सलाह देती है। ये उनकी पॉलिसी है और वे हमेशा ऐसा करते हैं। हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती। राहुल गांधी के बयान का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमान को विपक्ष के नेता से नहीं मिलने देना बेतुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रोटोकॉल है कि विदेश से आए डेलीगेट्स एलओपी से मिलते हैं, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वे किसी और की आवाज उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते। इस समय की सरकार बहुत असुरक्षित है। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा होगा कि विदेशी मेहमान विपक्ष के नेताओं से भी मिले। विपक्ष से क्यों मोदी सरकार को डर लग रहा है, इसे लेकर राहुल ने तीखा सवाल पूछा है। पुतिन विपक्ष के नेताओं के साथ तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनकी पीएम मोदी के साथ जरूर मुलाकात होगी। इसके अलावा उनके और भी कई कार्यक्रम हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाने की मांग उठ रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया हुआ है, लेकिन पुतिन अपनी सालों पुरानी दोस्ती को बरकरार रखते हुए 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी ये पहली यात्रा है। उनके साथ 7 और मंत्री भी इस दौरे पर आए हैं। दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में पीएम मोदी अपने आवास पर एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी कर रहे हैं। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही रूस की संसद ड्यूमा ने दोनों देशों के बीच रीलोस यानी रसद का पारस्परिक आदान प्रदान समझौते पर अपनी मुहर लगा दी है। इस समझौते के बाद भारत और रूस की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी, जिसमें ईंधन, मिलिट्री बेस जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों में और भी कई समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें 2030 इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, सेक्टोरल एग्रीमेंट्स, Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट डील, एनर्जी कोऑपरेशन डील, सिक्योरिटी कोऑपरेशन डील, रीलोस लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस समझौता, ब्रह्मोस मिसाइल अपग्रेड शामिल है। इस दौरे पर उनकी राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात होनी तय है। पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने का भी प्रतीक माना जा रहा है, जो इसे दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होंगे, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि रूस पर इस वक्त कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो नजरें देश की संसद पर भी हैं। इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो संसद में उठ सकते हैं कौन कौन से मुद्दे, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी गहमा गहमी बना रहा। सत्र की शुरुआत विपक्ष के प्रदर्शन के साथ हुई। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने प्रदूषण के खिलाफ पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया।
कई विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। सांसदों के हाथ में जो पोस्टर था उस पर लिखा था मौसम का मजा लीजिए, जो सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने कहा था। यही नहीं, पीसीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। ऐसे में अब विपक्ष प्रदर्शन पर उतर आया है। उनका कहना है कि सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाए। सोनिया गांधी ने वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि छोटे बच्चों और मुझ जैसे बुजुर्ग के लिए ये झेलना मुश्किल है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था सही राह पर नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के हल्ला बोल के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही जारी रही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया, अगले 1 साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैरियरलेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 की जानकारी देते हुए कहा कि इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। सरकार परमाणु ऊर्जा विधेयक के अंतिम चरण में सुझावों को शामिल कर रही है। समीक्षा के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सवाल जवाब के बीच शीतकालीन सत्र का चौथा दिन खत्म हो गया। संसद में इस बार विपक्ष हावी पड़ता दिख रहा है, तो एसआईआर पर भी सरकार और चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सरकार एसआईआर पर संसद में चर्चा को तैयार हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। आज हुई सुनवाई में इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई का दौर जारी है। मौजूदा वक्त में 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अब इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कई जरूरी मुद्दों की गूंज सुनाई दी। सबसे पहले बीएलओस की जान जाने का मुद्दा उठा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास 35 से 40 बीएलओस की डिटेल्स हैं जिन्होंने अपनी जान ले ली। उन्हें सेक्शन 32 आरओपीए के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर वे डेडलाइन पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल होगी। यूपी में बीएलओस के खिलाफ 50 एफआईआर फाइल की गई हैं और उन्हें इस पर गर्व हो रहा है, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर राज्य में कितने स्टाफ तैनात किए गए हैं, तो जवाब मिला 1.3 लाख। इस पर कोर्ट ने कहा कि और 30 से 40 हजार क्यों नहीं। चुनाव आयोग को हमें यह भी बताना चाहिए कि आप उनसे कितने घंटे काम करवाना चाहते हैं। बीएलओस के बाद कोर्ट में नागरिकता तय करने के मुद्दे पर बहस शुरू हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग के एसआईआर की 2003 की गाइडलाइंस का जिक्र किया और बताया कि आयोग ने हमें इसे शेयर करने से मना कर दिया था। हमें एक विसल ब्लोअर से जानकारी मिली। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गाइडलाइंस में कहा गया है कि उम्र को स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के रेफरेंस से वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन इसे इन तक बढ़ाया नहीं जा सकता। ये कहा गया था कि एन्यूमरेटर का काम नागरिकता तय करना नहीं है। प्रशांत भूषण ने बिहार में एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट की जानकारी देते हुए कोर्ट को आगे बताया कि फाइनल रोल में 3.5 लाख नाम हटाए गए। फाइनल रोल की पब्लिकेशन से लेकर वोटिंग के समय तक उन्होंने 3.5 लाख और नाम जोड़ दिए। ड्राफ्ट रोल में 65 लाख नाम हटा दिए गए। बचे वोटरों की संख्या 7 करोड़ 21 लाख थी। उन्होंने उन 65 लाख लोगों के नाम हटाने की इजाजत नहीं दी जो हटा दिए गए थे। भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग ने जिनके नाम हटाए उन्हें कितने नोटिस दिए गए, क्या उन्हें बताया गया कि किस बात पर एतराज है, नाम पर, उम्र पर, किस पर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है, पारदर्शिता की कमी रही है। यहाँ तक कि डेटा को मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्म में डालने से मना करना भी इसे और बढ़ाता है। यानी चुनाव आयोग पर सवालों की कड़ी बढ़ती ही जा रही है। मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। एसआईआर पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं, लेकिन आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके परिवार को राहत मिल गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टाल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फिलहाल अपना आदेश स्थगित कर दिया है। साथ ही 8 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख भी तय की गई है। लालू परिवार के लिए मुश्किल बने इस केस की सुनवाई काफी दिनों से चल रही है। अदालत की कार्यवाही के दौरान इस मामले के 4 आरोपितों की जान चली गई है, जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि जब तक हर अभियुक्त की वर्तमान स्थिति स्पष्ट न हो जाए, तब तक आरोप तय करने जैसी संवेदनशील प्रक्रिया आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 नवंबर को फैसला आने वाला था, लेकिन उसे टालकर 4 दिसंबर कर दिया गया और अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। बता दें कि ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का आरोप है कि रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन जबलपुर मध्य प्रदेश में ग्रुप डी के कई लोगों को नौकरी दी गई। आरोप है कि यहां नौकरी के बदले लालू यादव की फैमिली के लोगों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई। सीबीआई ने इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आरोप ये भी है कि नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई, जिससे ये भ्रष्टाचार और साजिश का मामला बनता है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लालू को राहत मिली है, लेकिन बिहार में एनडीए सरकार को कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए। सरकार पर आपातकाल जैसे हालात पैदा करने के आरोप लगाए गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने बड़ा सहयोग किया है, इसके लिए हम पीएम मोदी को नमन करते हैं। इतना कहने के बाद सीएम नीतीश ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठाकर कीजिए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। नीतीश के कहने पर विपक्ष की तरफ से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, बल्कि विरोध शुरू कर दिया। आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र ने इस पर सख्त आपत्ति जताई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया। शोर शराबे के बीच नीतीश बोलते रहे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब हम आपके साथ थे तो आप लोग हमारी बात सुनते थे, अब क्यों नहीं सुन रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद विपक्ष ने जब संबोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका मांगा तो स्पीकर ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। इसे लेकर विपक्ष ने विरोध जताया और सदन का बहिष्कार कर दिया। बाद में धन्यवाद प्रस्ताव को सदन में पास कर दिया गया। विधान परिषद में भी जबरदस्त टकराव दिखाई दिया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने परिषद का बहिष्कार कर दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्य में आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सदन में विपक्ष के सवालों को दबाया जा रहा है। बिहार में आपातकाल जैसे हालात पैदा करने के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो देश के तमाम एयरपोर्ट में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल हो रही है, जिससे एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो क्यों फ्लाइटें हो रही हैं कैंसिल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर बीते कुछ वक्त से संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रही हैं और अब एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी देखने को मिली। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें एक के बाद एक रद्द कर दी गई, जिससे सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। 3 दिसंबर को 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स में से करीब 1400 फ्लाइटें देरी से चली। वहीं 4 दिसंबर को हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिसके चलते किराया आसमान छूने लगा। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लंबी कतारों, घंटों की देरी और अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की शिकायतें शेयर की। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने से ठीक पहले फ्लाइट के बारे में अपडेट मिला। इससे उनकी प्लानिंग पूरी तरह से बिगड़ गई। अफरा तफरी का माहौल देख डीजीसीए ने तुरंत बैठक बुलाई और एयरलाइन से इस बड़ी समस्या पर सफाई मांगी, जिसके बाद इस स्थिति पर कंपनी ने एक बयान जारी कर सफाई दी। इंडिगो की तरफ से जारी बयान में देरी के पीछे के कारण बताए गए, जिसमें मौसम, भीड़, तकनीकी दिक्कतें और सर्दियों में बड़ा कंजेशन को जिम्मेदार बताया गया। इंडिगो के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आई, जिसे कंपनी ने सिस्टम आउटेज बताया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में क्रू की कमी भी एक वजह बताई गई है, जिसके चलते फ्लाइट्स के शेड्यूल बिगड़ गए और कई उड़ानें 10 घंटे तक लेट हो गई। इंडिगो ने माफी मांगी और कहा कि वो समस्या को जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट्स, रिफंड या होटल की सुविधा दी जा रही है, लेकिन कई यात्रियों का कहना है कि मदद मिलने में देरी हो रही है। डीजीसी ने इंडिगो के अधिकारी को मीटिंग के लिए बुलाया और ये जांच कर रहे हैं कि ये समस्या क्यों हुई और यात्रियों को कितना नुकसान हुआ। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ममता बनर्जी ने बता दिया है कि ना तो वे हिंदू सांप्रदायिकता और ना ही मुस्लिम सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करती हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हुमायूं कबीर को पार्टी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा करने वाले थे। वो शायद ये भूल गए थे कि उनकी राजनीतिक जमीन में सांप्रदायिक मसाला नहीं बल्कि सेकुलर मसाला जो है भरा हुआ है, जिससे उनकी पूरी की पूरी करियर की नींव खड़ी हुई है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मोदी है तो मुमकिन है नहीं चलता, बल्कि दीदी है तो मुमकिन है ही चलता है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।